हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप जल्दी से इस सेशन के साथ जुड़ जाइए और ये आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये हमारा जो सीडीपी है, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे रिलेटेड ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप सभी का सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा। और ये सेशन आपके टेट, सी टेट, साथ ही जो आपकी नई शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन के साथ प्रशिक्षु जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अभी आप सभी के स्क्रीन पर है और देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करता है। बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए अभी आप सभी आंसर करिए और फ्रेंड्स, सेशन खत्म होने के बाद आप सभी को बताना है कि इन प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न अटैम्प्ट किया है, ठीक है, कितना आपने राइट किया है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सभी को सेशन पसंद आए तो ज़रूर करिएगा ताकि आप सभी को ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी से पूछ रहा है कि इन निम्न जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय दिए गए हैं, तो बोला गया है जो अधिगम है, अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो सीखने को इंस्पायर कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका लर्न है, जो आपका सीखना है, तो कौन इसमें ऑप्शन इंस्पायर करता है, यही आप सभी को बताना है, करने वाला कारक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जिन भी प्रशिक्षुओं का यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है, जो आपका पर्सनल सेटिस्फिकेशन ऑन अचीविंग द गोल, ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिगम को इंस्पायर करने वाला कारक है वो आपका है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी कि जब आपके लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, ठीक है, तो संतुष्टि यानी कि पर्सनल सेटिस्फिकेशन ऑन अचीविंग द गोल, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आप सभी का सेकेंड है। अभी आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। यानी कि जो आपके वाइगोत्स्की हैं किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो आपका पेडागोजी यानी कि मनोविज्ञान, ठीक है, जो इनका क्षेत्र है वो है मनोविज्ञान। और यहाँ पूछा गया है कि बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वाइगोत्स्की की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अभी आप सभी को यहाँ आंसर करना होगा, सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक या फिर शारीरिक। कौन सा आप सभी को लग रहा है कि यहाँ राइट हो जाएगा, आप जल्दी से आंसर करिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना था कि जो भी मतलब वाइगोत्स्की थे, ये आपके सांस्कृतिक कह सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है, इनका सिद्धांत ये मानते थे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो मनोविज्ञान है। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था वो एक संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब एक प्रगतिशील है ये प्रस्तुत करते थे, ठीक है। और इसी आधार पर ये भी मानते थे कि भाषा जो है वो संज्ञात्मक विकास है, ठीक है, संज्ञात्मक विकास का एक तरह से औजार कहते थे, ठीक है, एक तरह से ये औजार कहते थे। और इनका ये कहना था कि इसके थ्रू, इसके अनुसार जो भी आरंभिक बाल्यकाल होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं ना, वो अपने कार्यों का जो नियोजन होता है या फिर समस्या, कोई भी अगर उनके सामने समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो है वो समाधान भी इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने उसका जो है औजार की तरह उपयोग में लाया जाता है, इनका ये कहना था। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जिन्होंने ये संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विकास मतलब विकास इन्होंने कहा है,
और इसी के बेस पर ये कहते थे कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक का औजार है, और जो बच्चे हैं इसी के थ्रू अपना जो है अपना कार्य करते हैं, नियोजन करते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगर सांस्कृतिक होता तो वो भी राइट होता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अभी आपके 3 है और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बताया भी जाएगा कि आप किस सूत्र के माध्यम से इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पूछा जाए, किस टाइप का भी पूछा जाए, बस आप सभी सूत्र याद रख लेंगे तो सिंपली आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आप सभी आंसर करिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि परीक्षण 16 साल के एक बच्चे का स्कोर जो है 75 है, तो उनकी मानसिक आयु कितनी होगी, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही आप सभी को यहाँ बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मानसिक आयु की बात करें तो फ्रेंड्स आपने बिनेट का नाम सुना होगा, यानी कि अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, इन्होंने जो है बुद्धि परीक्षा के आधार पर जो मानसिक आयु की सार्थकता है, ठीक है, इन्होंने ही स्पष्ट किया है। और उनके कथनानुसार ये कहना था, उनका ये स्टेटमेंट था कि जो मानसिक आयु होता है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति द्वारा विकास की सीमा व अभिव्यक्ति है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा जो विकास होती है उसकी सीमा का वो जो है अभिव्यक्ति है। ठीक है, अभिव्यक्ति है। और साथ ही उनका कहना था जो कार्यों मतलब जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है, ठीक है, तथा किसी आयु का जो विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। तो सिंपली फ्रेंड्स चलिए आप सभी को बताया जाता है यहाँ कैसे आप सिंपली इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमसे मानसिक आयु पूछा गया है, यानी कि आपका एम ए, ठीक है, इक्वल, यानी कि एम ए मतलब होता है आपका मानसिक आयु, ठीक है, माइंड एज। उसके बाद से आपका जो है देख सकते हैं यहाँ आप ऐसे करिएगा, ठीक है, बट्टे का। उसके बाद से आपका आई क्यू, ठीक है, आई क्यू यूनिटिव मतलब जो है आपका करंट एज, यानी कि बुद्धि लब्धि जो आपका इंग्लिश में इसे हम आई क्यू कहते हैं। उसके बाद से आपका करंट एज यानी कि वास्तविक आयु, और डिवाइड 100, और ये आपका सूत्र है मानसिक आयु निकालने का। तो सिंपली हम यहाँ अपना जो डाटा है वो रखते हैं, हमारा जो बुद्धि लब्धि है वो कितना है, तो यहाँ 16 है, ठीक है, 16 है, इंटू करेंगे, यहाँ 75 है तो 75 करेंगे, डिवाइड में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली देख सकते हैं काटना है तो आप काट सकते हैं, या फिर सबसे पहले आप इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा आप सभी का, तो दोनों का अगर आप गुणा करते हैं तो 1200 आएगा। ठीक है, 1200, और उसके बाद से आप यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे। ठीक है, 100 करेंगे। अब आप सिंपली ऐसे 0 से 0 काट सकते हैं। अब क्या बचा आप सभी का, ओनली 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि इंटू वास्तविक आयु और बाई में 100, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर देना है। तो यही आपका सूत्र होता है, आप सभी इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अति जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 140 से लेकर 169 तक जो है अति प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो आईक्यू होता है वो होता है। अगर प्रतिभाशाली ओनली व्यक्ति की बात करें तो फ्रेंड्स उनका जो आईक्यू होता है वो 120 से लेकर 139 तक, तो ये आप सभी याद रखें। अगर अति उत्कृष्ट व्यक्ति की बात करें तो 110 से लेकर 119 तक, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपका उत्कृष्ट ओनली तो 90 से लेकर 109 तक। वहीं अगर हम बात करें सामान्य व्यक्ति, तो सामान्य व्यक्ति का जो आईक्यू होता है वो 80 से 89 होता है, ठीक है, सामान्य व्यक्ति का। मंद व्यक्तियों की बात किया जाए तो 70 से लेकर 79 तक उनका आईक्यू होता है, ठीक है। तो ये, और मूर्ख व्यक्तियों की यहाँ अगर बात की जाए तो 25 से लेकर 49 तक, ठीक है। और बिल्कुल जड़ कहा जाए तो 0 से लेकर आप 24 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जड़ व्यक्तियों का होता है। तो ऐसे ही कुछ आप सभी को आईक्यू से रिलेटेड भी प्रश्न पता होने चाहिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी का 4 है,
और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 है। और फ्रेंड्स सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप सभी नए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिस भी ग्रुप में हैं आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है, यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन पे कौन सा सही है, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, सभी विद्यार्थियों को निदान के लिए माध्यम मतलब जो निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करना, या फिर शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो आपके सभी विद्यार्थियों का जो है निदान के माध्यम से और अधिक जानने की मदद से करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिनका भी यहाँ सी आंसर 2 आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आप सभी का 5 है अभी आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है बच्चे कैसे सीखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, आप सभी ध्यान रखें। तो बच्चे कई तरीक़ों से सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं, कहानियों से सीख सकते हैं, अपने अनुभव करके सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, क्या ये सही है? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि बच्चे तो आपके पर्यावरण, आपके घर, आपके समाज से भी सीखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होने चाहिए, बिल्कुल। और बच्चे तब सीखते हैं जब उनके अंदर संज्ञानात्मक रूप से मतलब जो रूप है उनका तैयार होता है, बिल्कुल। तो ये तीनों आप सभी के राइट हो जाएंगे। इसमें बोला है सत्य नहीं है, तो यहाँ जो है ये सत्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ओनली बच्चे जो है कक्षा में नहीं सीखते हैं। ठीक है, सीखने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आप सभी का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में पूछा गया है। सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में कूदना, लिखना, या फिर दौड़ना, या फिर चढ़ना। तो फ्रेंड्स देखिए, सूक्ष्म गतिक आंसर करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो ये लेखन है, ठीक है, आप सभी का जो लेखन है ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिखना। ठीक है, तो आप सभी याद रखें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आप सभी का 7 है अभी आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? डेविड वेशलर, चार्ल्स डार्विन, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और आपका 4th ऑप्शन है यहाँ जो आपका अल्फ्रेड। ठीक है, आपका यहाँ 1 मिनट, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, 1 मिनट। 4th जो आपका आंसर है वो है आप सभी का ठीक है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अल्फ्रेड आपका यहाँ बिने। तो चलिए फ्रेंड्स आंसर करिए कौन सा राइट हो जाएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? अभी हमने इससे पहले इससे रिलेटेड जब हमने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र बताया था, जब सॉल्व किया था, तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा था। तो यही आप सभी से पूछा जा रहा है फिर से, तो आप सभी को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जिनका यहाँ 4 आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, और इन्होंने यही बताया था कि जो बुद्धि परीक्षा का आधार होता है, आधार पर ही इन्होंने मानसिक जो आय हुआ है, ठीक है, उन स्पष्ट किया था। और उन्होंने जो है इसको आप कह सकते हैं इसके बारे में, बुद्धि परीक्षण के बारे में, जो कि आप सभी को अभी बताया गया है, और इन्होंने ही इसका निर्माण भी करा था। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अभी आप सभी का 8 है अभी आप सभी के स्क्रीन पर, और देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है कि एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए।
तो अगर एक विकलांग बालक पढ़ने जाता है तो आप भी शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य में, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो क्या विकलांग अगर कोई आएगा तो क्या आप उसे विशेष स्कूल में भेज देंगे? नहीं। अन्य छात्रों से उसे दूर रख देंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब तो वो कभी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा नहीं, हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे, उसका जो है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए उसके जो अभिभावक हैं उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे उसके विषय में, ठीक है, ताकि हम उस बच्चे को और भी अच्छे से जान सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी का 9 है और पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 9 आपका, 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, तो दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? बताइए फ्रेंड्स। 2 शिक्षार्थी यानी कि 2 विद्यार्थी हैं, एक ये विद्यार्थी है, ठीक है, एक ये विद्यार्थी है और एक ये विद्यार्थी है। अब ये क्या कर रहे हैं, दो मतलब एक जो है दोनों शिक्षार्थी एक एक भाषा सीख रहे हैं। एक जो है ये आपका मदर टंग सीख रहा है, यानी कि मातृभाषा सीख रहा है, लेकिन जो दूसरा शिक्षार्थी जो ये है उसी भाषा को आप कह सकते हैं टारगेट लैंग्वेज में सीख रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं, यही आप सभी को बताना है। अति सामान्यीकरण, विकासात्मक, या फिर सरणीकरण, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यही आप सभी को बताना है फ्रेंड्स, कौन सा यहाँ राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 विकासात्मक। जब दोनों बच्चा भाषा सीख रहे हैं और एक जो शिक्षार्थी है वो अपनी मदर टंग सीख रहा है और दूसरा उसी भाषा को टारगेट लैंग्वेज में सीख रहा है, तो जो दोनों त्रुटि कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपका विकासात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ 2 राइट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 10 और अभी आप सभी की स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है और देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन आपका कट रहा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से संगीत की आवश्यकता, प्रशंसा, या फिर सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता है, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, और एक आपका था जो ऑप्शन 4 था वो था नियमित रूप से जो भी शरीर से अपशिष्ट, ठीक है, नियमित रूप से शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, पदार्थों का जो है बाहर निकलना। तो इन चारों में से अभी आप सभी को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं संबंधित नहीं है। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ यानी नियमित रूप से बाहर निकलना जो है ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं से संबंधित नहीं है, लेकिन संगीत की आवश्यकता, प्रशंसा एवं सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 था वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आप सभी को थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जिस भी ग्रुप में हैं आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।